Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है वी एक्सहेल विच गैस इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। यानी वो कौन सा गैस है जिसे हम एक्सहेल आउट करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मेन कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज में सिंपली बात हो रही है ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग में हम करते क्या है, या तो इनहेलेशन करते हैं या एक्सहेलेशन करते हैं। अब इनहेलेशन हम किस चीज़ के करते हैं, वो हमारे पास है O2 जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को है, जबकि एक्सहेल आउट हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कौन सी चीज़ इसको यूज़ करते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो ऑटोट्रॉफ्स है प्लांट्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं जिस तरह हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज। फ्रेंड्स यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि रेट क्या है, देन हमारे पास एक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन क्या है। रेट की अगर हम बात करें तो इसे हम दूसरा नाम देते हैं रेट रिएक्शन। ये हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिस पर एक केमिकल रिएक्शन जो है स्टार्ट होता है। एक ऐसा पॉइंट जिस पर एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसे हम नाम देते हैं रेट का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के, यानी जस्ट अगर एक रिएक्शन जो है स्टार्ट हुआ है, अपने एक इनिशियल स्टेज पर है, ए और बी हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स है। अभी अभी आपने एक क्या किया है, रिएक्शन स्टार्ट किया है, तो उस पर होता क्या है कि हमारे पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, वो फास्ट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा आपके जहन में कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज क्यों फास्ट होता है। तो सुनो उस टाइम पर होता क्या है कि रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट्स होते ही नहीं है। सो बिकॉज ऑफ देट हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो सेवा होता है, फास्ट होता है। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा इन रिएक्टेंट्स द कलर ऑफ आयोडीन इज। स्टूडेंट्स एक हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट्स और एक हमारे पास होते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स हमारे पास वो सब्सटेंस है जिसने मिलकर क्या करना होता है, प्रोडक्ट्स यानी पी को बनाना होता है। अब रिएक्टेंट्स में अगर हम आयोडीन की कलर की बात करें तो वो हमारे पास होता है पर्पल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आयोडीन का सिंबल स्टूडेंट्स हमारे पास है आई, एटॉमिक नंबर 53। अब ये हमारे पास हेलोजन से बिलोंग करता है और ये हमारे पास एक स्टेबल हेलोजन है जिसकी ग्रीक मीनिंग की अगर हम आयोडीन, ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है पर्पल या वॉयलेट, जबकि सॉलिड पेज में ब्लैक पर भी अवेलेबल होता है। यानी अगर हम आयोडीन के सॉलिड पेज को ले तो ये फिर ब्लैक कलर में अवेलेबल होगा। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज। फ्रेंड्स एक हमारे पास होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक हमारे पास होता है रिवर्स रिएक्शन। अब अगर हम बिगिनिंग की बात करें, यानी एक केमिकल रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई हुआ है, तो उस पर हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन है ना, जो रिवर्स रिएक्शन है, वो हमारे पास नेग्लिजिबल होता है, मीन ना होने के बराबर होता है। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा कलर ऑफ आयोडीन इज। आयोडीन का कलर कौन सा है। तो जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको शुरू में बताया कि आयोडीन का हमारे पास जो कलर है वो है पर्पल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जबकि अगर हम आयोडीन को सॉलिड पेज में ले तो फिर ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा द सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। यानी एक सब्सटेंस है
जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान बना है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, मैं सिंपली आपको एक मिसाल देता हूँ। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 प्लस इसके साथ H2O बन मिलता है, और ये किस चीज़ को बनाता है? ग्लूकोज को, यानी C6H12O6 को। तो ये दोनों क्या थे? रिएक्टेंट्स थे। इन्होंने क्या किया? एक केमिकल रिएक्शन किया और प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या आया? ग्लूकोज। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वेलेरिक एसिड इज। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम थोड़ी सी आते हैं वेलेरिक एसिड के बारे में कि वेलेरिक एसिड है क्या। वेलेरिक एसिड स्टूडेंट्स हमारे पास, हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक टाइप है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है C5H10O2। और इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है कि हमने वेलेरिक एसिड में कार्बन के नंबर को फाइंड करना है। तो जिस तरह C5, यानी इसमें कार्बन के हमारे पास जो नंबर है वो है 5। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें वो है 10 एंड द ऑक्सीजन इज 2। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, एन कन्वर्जन ऑफ एसिड हेलाइड्स टू ईस्टर पायरिडीन इज यूज टू। यानी एसिड हेलाइड्स को जब ईस्टर में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस टाइम पर पायरिडीन यूज किया जाता है। अब एसिड हेलाइड के ईस्टर के कन्वर्जन में पायरिडीन का काम क्या है? सो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन कंज्यूम HCl फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। यानी जब एसिड हेलाइड ईस्टर में कन्वर्ट होंगे, तो उस टाइम हमारे पास HCl प्रोड्यूस होता है। और पायरिडीन करता है क्या है? इस HCl को यूज़ करता है, इसको ख़त्म करता है। ये इस वजह से क्योंकि पायरिडीन हमारे पास बेसिक है और HCl हमारे पास एसिडिक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, when calcium oxide and carbon dioxide react with each other, they made calcium oxide mean CEO plus CO2। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, तो ये हमारे पास बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। और कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है CaCO3। में हमारा, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एंड ट्रिम इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये हमारे पास दो कंपाउंड्स है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एंड ट्राइमीथाइलिन ग्लाइकोल। ये ट्रिम नहीं है, ट्राइमीथाइलिन ग्लाइकोल है। ये दोनों हमारे पास मेटामर्स है। अब मेटामर्स क्या है? मेटामर्स हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन इसमें हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप अटैच हुए होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं कि प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एंड ट्राइमीथाइलिन ग्लाइकोल ये दूसरे के मेटामर्स हैं। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल कॉल्ड एज एसिलियम आयन। हमने इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसे हम एसाइलियम आयन कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये करता क्या है? ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को एक्सेप्ट करता है उस स्पीशीज से जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। और गिवन ऑप्शन में हमारे पास जो एसाइलियम ऑयन है, इसका सिंबल हमारे पास है RCO3 प्लस। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है? 3 को ऐड कर लेना है। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट और इन डायनामिक स्टेट। यानी एक सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में कब होगा? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिवर्स रिएक्शन रेट इज इक्वल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैं कहूँगा ऑल ऑफ दिस। क्यों? जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यानी ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट्स थे, ये बराबर हो गए बी एंड सी के, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के बराबर हो जाए, तो इसे भी हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम का। सेकंड पॉइंट को अगर हम देखें, रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, यानी बी और सी से वापस प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे तो तब भी इक्विलिब्रियम है। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स के बराबर हो जाए तो तब भी इक्विलिब्रियम है। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर इन अ क्लोज फ्लास्क ब्लैंक फॉर्म। यानी अगर हम आयोडीन को ले,
साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ले और इसके क्लोज प्लास में आपस में शामिल कर दे, तो इससे हमारे पास क्या चीज़ बनेगी? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन हाइड्रोजन आयोडीन। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड इट इज कॉल्ड, यानी एक रिएक्शन क्या कर रहा है, कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। सीज टू प्रोसीड मीन टुवर्ड्स इट्स कंप्लीशन, सो दिस इज कॉल्ड ए स्टैटिक रिएक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा, द डायनामिक इक्विलिब्रियम इन इरिवर्सिबल इज, नहीं है ये एन है, रिएक्शन इज, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया एमसीक्यूज नंबर 12 में, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये रिवर्स रिएक्शन में कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स से थे आज के हमारे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।